Good morning, student. Today we are here to discuss about the concentration. Before discussing this topic, मैं आपको बता दूं मैंने पिछले क्लास में जो आपको पढ़ाया है वो ये पढ़ाया कि नस्ट इक्वेशन क्या होती है और फिर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मैंने बहुत सारी चीजें बताई जैसे आपने क्या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है आपके क्या सेल्स के बारे में पढ़ाया फिर नस्ट इक्वेशन के बारे में फिर बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस करने के बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे कंसंट्रेशन सेल की। तो कंसंट्रेशन सेल क्या होता है बेटा उसकी बात करते हैं। देखो अभी तक हमने क्या देखा था कि जो हमारी एमएफ या जो करंट हमारी एराइज हो रही थी वो जनरली हम गैल्वेनिक सेल में देख क्या रहे थे इलेक्ट्रॉन या रिएक्शन के होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा था उसकी वजह से हो रही थी। लेकिन हमारे इस टॉपिक में आप देखोगे यानी जो कंसंट्रेशन सेल है उस कंसंट्रेशन सेल में अगर आप देखते हो तो आपको ये देखने को मिलेगा कि जो एमएफ एराइज होगी वो किसी मैटर के ट्रांसफरेंस की वजह से होगी। यानी जब मैटर कोई एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पे जा रहा है वन हाफ सेल से अदर हाफ सेल में जा रहा है तो सर उसके थ्रू जो इलेक्ट्रॉन से ट्रेवल कर रहा है उसके थ्रू जो एमएफ एराइज होगा उसकी हम बात करेंगे सर कंसंट्रेशन सेल। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी तक हमने क्या देखा था यानी गैल्वेनिक सेल अलग थी बेटा अभी तक जो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल सेल और यहाँ पे जो सेल है वो अलग है। तो दोनों सेल में डिफरेंस यही है कि वहां पे जो एमएफ एराइज हो रही थी वो केमिकल रिएक्शन के थ्रू एराइज हो रही थी और यहाँ पे जो होगा मैटर के ट्रांसफरेंस की वजह से एमएफ एराइज होगा। तो सर कैसे होगा उसकी मैं बात करूंगा। जैसे आपने कहा क्या सर कि इन कंसंट्रेशन सेल एमएफ इज नॉट अराइज ड्यू टू एनी केमिकल रिएक्शन किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से नहीं होता है बट ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन हाफ सेल टू द अदर हाफ सेल। क्यों सर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ स्पीशीज आर इन्वॉल्वड। तो आप कहते हैं क्या हो गया बहुत आपने पढ़ रखा होगा क्या कि सर आप ली चैटल प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये जानते हो कि कोई भी चीज यानी कोई भी चीज कंसंट्रेशन अगर हाई है तो लो की तरफ भागता है क्योंकि सर आप जानते हो अकॉर्डिंग टू ली चैटल इफ एनी इक्विलिब्रियम सब्जेक्टेड इन स्ट्रेस देन इक्विलिब्रियम वांट टू शिफ्ट एज टू रिड्यूस इट्स स्ट्रेस। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपका कोई कंसंट्रेशन अगर आप हाई रखोगे तो वो हमेशा किधर की तरफ भागेगा लोअर की तरफ भागेगा। तो सिंपल सी बात है भैया आप क्या कहोगे कि दो हाफ सेल ले लिया आपने दो हाफ सेल में आपने क्या किया कि अलग अलग कंसंट्रेशन पे आपने स्पीशीज को रख दिया। तो भैया सिंपल सी बात है मैटर का ट्रांसफर होगा ही होगा। अब ये जो मैटर का ट्रांसफर होगा इस मैटर के ट्रांसफर की वजह से हमारा यूनिट जनरेट होगा यही हमारा कंसंट्रेशन सेल बताता है। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब बात करेंगे कि सर ये जो होता है ये सर कैसे मान लीजिए तो सर मैटर का ट्रांसफर की वजह से यूनिट जनरेट हो गया लेकिन आप ये बताते हो कि सर ये दो तरीके के होते हैं एक आपका इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और दूसरा आपका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल या इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल की अगर बात करें मेरे पास जरा ध्यान से मैं पहले वाली की बात करूंगा। पहला वाला जो है आपका वो है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। तो बेटा इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल होता क्या है मेरी बात जरा ध्यान समझो। इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की जब भी आप बात करोगे तो पहली बात इसमें जो दो इलेक्ट्रोड्स लगे होंगे इन दीस कंसंट्रेशन सेल टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स विद अनइक्वल प्रेशर। यानी आप कहोगे क्या यहाँ पे जो आपका मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेटा यानी मैं पहले वाले की बात करूंगा पहले मैं बात करेंगे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल की पहले मैं बताऊंगा आपको कि सर इसमें जो है कि आपके दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इन्वॉल्व होंगे। इसमें क्या होते हैं दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हम पहले पढ़ चुके हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड में। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड में और जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने पढ़ा कि सर आप कहते क्या हो कि सर जब आपका क्या 1 atm प्रेशर पे हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड की जाती है यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ HCl वाले सॉल्यूशन में यानी प्लस आयन कंसंट्रेशन में इसमें आपके प्लैटिनम आपके क्या प्लैटिनम फॉइल डिप्ट होती है किसके थ्रू एक प्लैटिनम वाले थ्रू। तो आप इसको जानते हो तो कहते हैं यहाँ पे दो आपके क्या जो यानी इन दीस सेल्स यानी दीस इलेक्ट्रोड्स इन दीस सेल्स कह सकते हो कि सर टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स आर प्रेजेंट विद अनइक्वल प्रेशर। यानी आपके जो आपका जो P1 होगा सपोज एक इलेक्ट्रोड का जो आपका एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो होगा सपोज उसका प्रेशर P1 है और दूसरा हाइड्रोजन जो है जो दूसरे इलेक्ट्रोड का है यानी दूसरे हाइड्रोजन का उसका मतलब P2 है। ठीक है यानी अनइक्वल प्रेशर पे ये दोनों के दोनों रखे गए। तो कहते हैं क्या और ये जो सर डिप्ट होंगे वो सेम इलेक्ट्रोलाइट में डिप्ट होंगे। तो अगर आपको इसको लिखना हो तो आप इसको कैसे लिख सकते हो सर इन दीस सेल्स टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स विद अनइक्वल प्रेशर डिप्ट इनटू द सेम इलेक्ट्रोलाइट। आप ऐसा लिख सकते हो। लेकिन अगर आपसे कहें सर रिप्रेजेंट कैसे करेंगे तो रिप्रेजेंटेशन यानी रिप्रेजेंटेड है अगर इस सेल को अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। प्लैटिनम आपका होता है या प्लैटिनम फॉइल फिर आपका जो H2 गैस होता है उस H2 गैस में आप कहोगे क्या सर इसका प्रेशर मान लीजिए आपका P1 है और फिर आपने क्या आप देखोगे क्या H+ आयन का कंसंट्रेशन H+ आयन का क्या कंसंट्रेशन देखोगे फिर उसके बाद आप H2 गैस देखोगे H2 गैस क्या आपका H2 गैस जो रहेगा वो मान लो आपका किस पे P2 पे और यहाँ पे आपका क्या देखोगे फिर आप लगेगा तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रोड आपने लगा दिए एक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये रहा और दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ये रहा और दोनों के दोनों
बेटा, दोनों के दोनों किस पे हैं, डिफरेंट प्रेशर पे है। अगर हमारा P1 जो है ग्रेटर होगा P2 से, अगर हमारा क्या P1 अगर आपका क्या ग्रेटर है P2 से, तो हम एक फॉर्मूला लिख सकते हैं इसके सेल यानी इसकी ईएमएफ को निकालने के लिए। क्या भैया, E सेल इक्वल टू 2.303 RT अपॉन NF log P1 अपॉन P2। ये फॉर्मूला हम लिख सकते हैं इस सेल के लिए। बेटा कौन सा सेल, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल के लिए हम ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसमें आप बताओगे क्या सर, आप बताओगे सर in these two hydrogen electrodes are involved with unequal pressure which dip in the same electrolyte, that one is the H plus ion concentration। और कहोगे क्या सर, which is represented as like this, और उसको अगर हम इससे अगर क्या अगर P1 ज्यादा हो इससे, यानी प्रेशर अगर आपका क्या पहले हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का अगर ज्यादा हो तो सर आपके क्या दूसरे वाले से, तो हम इसको सर इस सेल आप क्या इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसको हम फॉर्मूला अप्लाई करके इस सेल का क्या निकाल सकते हैं, ईएमएफ निकाल सकते हैं। उसी तरीके से आप दूसरे के लिए अगर आप बात करते हो, उसी लिए अगर क्या इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन के बाद आपका दूसरा क्या था, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल की अगर बात करते हो बेटा, तो आप आपको बताओगे क्या ध्यान से। अभी तक हम क्या बात कर रहे थे कि सर अनइक्वल प्रेशर पे प्रेजेंट, यानी अभी तक हम पहले वाले क्या पढ़ रहे थे, अनइक्वल प्रेशर पे प्रेजेंट। हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। तो कहोगे क्या बेटा, मेरी बात जरा ध्यान समझो, कहोगे क्या कि अभी तक इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में हमने पढ़ा कि सर अनइक्वल प्रेशर पे प्रेजेंट है। अगर मैं कहूं कि सर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल है उसमें होता क्या, इन दीस सेल्स टू मेटालिक इलेक्ट्रोड्स, two metal electrode electrodes are dipped into the different electrolyte having the different concentration। समझ में आ रहा क्या, यानी इसमें आप बताओ क्या, in such type of electrolyte concentration cell two आपके क्या two same आप कह सकते हो, two same metal electrodes are dipped into the different electrolyte of different concentration। ठीक है, तो आप बताओगे क्या, जरा ध्यान समझना। कहते हैं यानी आपका क्या जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा वो आपका क्या होगा भैया, ध्यान समझो, जो आपका इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो बेटा अभी तक हमने जो पढ़ाया, अभी तक क्या पढ़ाया मैंने कि इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल में आपने क्या देखा कि जो आपके दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स थे, जो आपके क्या दो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड्स थे वो आपके अनइक्वल प्रेशर पे डिप थे क्या आपके सेम इलेक्ट्रोलाइट पे। लेकिन इस केस में आप क्या देखोगे, आपके सेम मेटल इलेक्ट्रोड तो रहेंगे लेकिन वो डिप भी होंगे सेम इलेक्ट्रोलाइट में लेकिन डिफरेंट कंसंट्रेशन पे। सर कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, तब अगर आप इसको रिप्रेजेंट करते हो बेटा तो सपोज करो क्या आपका जैसे इसको रिप्रेजेंटेड किया अगर हम करोगे तो आप बताओगे क्या सर कि जो जिंक है आपका, मान लो कोई दो इलेक्ट्रोड आपके क्या जिंक, ये चला गया इसका ऑक्सीडेशन हो गया किसमें, Zn2+ में, और इसका कंसंट्रेशन मान लो C1 है, इसका कंसंट्रेशन क्या C1 मान लो, और यहाँ पे आपने क्या साल्ट ब्रिज लगा दिया, और फिर उसके बाद आपने क्या देखा कि भैया फिर Zn2+ जो है जिसका कंसंट्रेशन C2 है ये चला जा रहा है किसमें भैया आपका Zns में, सॉलिड में। तो आप कह क्या रहे हो, अगर सर ऐसा अगर हमें कहीं मिलता है, यानी अगर ऐसा हमें कहीं देखने को मिलता है और अगर कंसंट्रेशन C1 जो इज ग्रेटर देन कंसंट्रेशन ऑफ C2, देन वी कैन राइट द ईएमएफ ऑफ सेल एज व्हाट, E cell is equal to 2.303 RT NF log C1 अपॉन C2। तो बेटा ये आपका क्या, ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर सकते हो किसके लिए, EMF निकालने के लिए, जब आपका कोई इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल दिया हो। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो एक छोटा सा टॉपिक था बेटा कंसंट्रेशन सेल, ठीक है। अब हम जो पढ़ाएंगे, अब हम बात करेंगे किसकी, कंडक्टेंस की। किसकी बात करेंगे, कंडक्टेंस की बात करेंगे बेटा। तो बेटा कंडक्टेंस में, कंडक्टेंस जो अब यानी आपका नया जो टॉपिक है वो है आपका कंडक्टेंस। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो बेटा अब नया हेडिंग डालो जरा, तो सभी नया हेडिंग यहाँ पे लिखेंगे क्या, यानी नया टॉपिक है आपका कंडक्टेंस, और वो थोड़ा सा बेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये कंडक्टेंस जो है बेटा उससे बहुत सारे क्वेश्चंस लगेंगे आपके, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग, या आप कह सकते हो उसके रिस्पेक्ट में आपके लिए क्या है ये इंपॉर्टेंट है। तो बात करेंगे बेटा किसकी, बात करेंगे हम, नेक्स्ट वन इज योर कंडक्टेंस। ध्यान समझो सभी, अगर आप कंडक्टेंस की बात करते हो तो कंडक्टेंस जो है रिप्रेजेंट किया जाता है जी से, कैपिटल जी, ठीक है, कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और आपको मैं बता दूं, ध्यान समझना, कहते हैं सर कि कंडक्टेंस एक्चुअली कुछ होता नहीं बेटा, ये रिवर्स है, या आप कह सकते हो रिवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। मान लो कोई आपका मेटालिक कंडक्टर है, पता नहीं कोई वायर हो सकता है या कोई इलेक्ट्रोड हो सकता है, जो भी आपका कंडक्टर है, उस कंडक्टर में आप क्या देखोगे कि भैया यहाँ पे जो ये आपका जी है, यानी जो आपका क्या कंडक्टेंस है वो आपका क्या रिवर्स होता है किसके, आपके रेजिस्टेंस के। किसके रिवर्स होता है,
रेजिस्टेंस के रिवर्स होता है। और सिंस वी नो दैट व्हाट सर, द रेजिस्टेंस फॉर एनी मेटालिक कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, is directly proportional to their length and inversely proportional to the area। ठीक है, एरिया की, जहां पे आपका क्या है आप बता सकते हो, where L is the length of कंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर जनरली होगा। ठीक है, और यहाँ पे A क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मेटालिक कंडक्टर। अच्छा, तो आप कहते हो क्या सर, दोनों इक्वेशन को आप मिला करके आप देयरफॉर क्या हो जाएगा आपका सर, R इज क्या हो जाएगा भैया, L अपॉन A। तो भैया यहाँ पे आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा R, जिसको आप दिखाओगे रो से, किससे दिखाओगे, रो से, तो रो L बाई A हो जाएगा। अब यहाँ पे रो क्या है सर, तो रो है बेटा आपका स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी भी नाम देते हैं हम लोग, इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को हम रेजिस्टिविटी भी नाम देते हैं। तो कहने का मतलब आप यहां से क्या देख रहे हो बेटा कि R इज इक्वल टू रो L बाई A। तो आप जानते हो क्या भैया, पुट द वैल्यू ऑफ R, तो आप क्या मिलेगा आपको फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हमें क्या मिलेगा कि सर G जो है आपका, यानी G जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा भैया, A रो L। तो यहां से आपका क्या हो जाएगा, कंडक्टेंस आप इस तरीके से देख लोगे। अच्छा, एक चीज ये भी जानते रहो, जो कंडक्टेंस होता है बेटा वो रेसिप्रोकल ऑफ R होता है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, इसकी यूनिट तो इसकी तो यूनिट ओम होती है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो इसकी यूनिट पर ओम आप दे सकते हो, क्या दे सकते हो, पर ओम। ठीक है, और क्या दे सकते हो, इसी पर ओम को ही बोलते हैं साइमन, क्या बोलते हैं, साइमन बोलते हैं बेटा, साइमन इसकी यूनिट होती है, साइमन्स। ठीक है, साइमन जिसको हम एस से दिखाते हैं, जिसको हम किससे, एस से दिखाते हैं। और इसी यानी पर ओम को हम मोह बोलते हैं, यानी MHO, मोह। ठीक है, तो यानी इसकी यूनिट 3 हो जाती है बेटा, यानी कंडक्टेंस की यूनिट क्या हो जाती है, 3 हो जाती है। क्या हो जाएगा, पर ओम, साइमन्स और मोह। ठीक है, तो याद रखना कि कंडक्टेंस आपका क्या, इस तरीके से आप कंडक्टेंस के बारे में बात कर लेते हो। और यहाँ पे जो हमें कंडक्टेंस पढ़ना है वो 3 तरीके के कंडक्टेंस पढ़ने हैं। यहाँ इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो बेटा हमें 3 तरीके के कंडक्टेंस पढ़ने हैं। पहला जो कंडक्टेंस पढ़ना है वो हमें स्पेसिफिक कंडक्टेंस पढ़ना है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। पहले की जो हम बात करेंगे वो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और दूसरे की जो हम बात करेंगे वो है हमारा मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस। और जो तीसरे की हम बात करेंगे वो है आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो बेटा ये तीनों का, यानी ये आपका इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस को हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की क्लास आई होप समझ में आई होगी, और इसके आप नोट्स बनाते रहिए, इसके नोट्स प्रॉपर वे में बनाते रहिए, क्योंकि आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। और ये क्योंकि ये कंडक्टेंस आपके बोर्ड के एग्जामिनेशन में आता है, तो ये बोर्ड के प्रोस्पेक्ट में ये बहुत ज़्यादा ही क्या आपके इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बना के रखो, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।